हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में मेरा देख चुके होंगे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कक्षा 5 जो कि पानी और धूप था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था और अभ्यास आपको करवाया था। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है ऐनक। ऐनक का मतलब होता है चश्मा। तो जो पाठ है उसके लेखक का नाम है बेड़व बनारसी, जिनका जन्म हुआ था 1895 में और उनका मृत्युदेह हुआ था 1995 में। तो बात करते हैं, ये है 20वीं सदी का गहना, पढ़े लिखों का खुला सर्टिफिकेट, शिक्षा प्राप्त स्त्रियों का अगवारू श्रृंगार, कम पढ़े लिखों के रौब का साधन, रईसों के आवश्यक रोग की दवा और दुकानदारों के सेंट परसेंट मुनाफे की सामग्री। ऐनक का प्रयोग भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। गणना और तालिका के इस युग में संभवतः लोग मेरी बात का विश्वास ना करें, पर यदि सरकार की ओर से इसकी गणना ली जाए तो किसी भले आदमी के घर में ऐसा ना मिलेगा जिसमें एक ऐनक व्यक्ति ऐनक अर्थात चश्मे का प्रयोग ना करता हो। हाँ, गांव में इसका प्रसार नहीं हुआ है, मगर गांव तो उन्नति के मार्ग में अभी बहुत पीछे है। कहने का ये मतलब है, आप लोग शहर में नोटिस चीज़ करेंगे कि जितने भी शहर के रहवासी होंगे, लगभग मेरा अंदाज़ा ये कहता है 80% मतलब 80% जो भी कामकाज करने वाले पढ़े लिखे होंगे उनकी आंखों पर चश्मा होगा ही। क्योंकि क्या है, ये चश्मा क्या है, देखो इसकी कोई उम्र नहीं होती, इसका कोई कारण नहीं होता, ना इसका कोई ना कोई रीज़न होता है कि जिसकी वजह से आपको चश्मा आ जाता है। तो यही बात इस पाठ में बताई गई है कि जो कि चश्मा है जो कि गांव में नहीं पहुंचा है, मतलब गांव के बच्चे या बड़े बुज़ुर्गों को इतने जल्दी नहीं आता है, पर जो शहर के हैं बच्चे हैं, जो भी समझ लो 8 से 10 साल के बच्चे हैं, उनको तक आ जाता है। तो इसकी कोई उम्र नहीं है, बट क्या है, ये गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। उसका कारण यही है, आप अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, तो उससे आपको चश्मा लगने के 90% आपको चांसेस नहीं रहते। पौष्टिक आहार आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। व्यक्तित्व बड़पन के 3 साधन हैं: कलाई घड़ी, फाउंटेन पेन तथा आँखों पर ऐनक। जिसके पास तीनों हैं वह फर्स्ट क्लास, जिसके पास 2 हैं वह सेकंड क्लास, इनमें से एक वस्तु जिसके पास है वह थर्ड क्लास आदमी समझा जाता है। इनमें से कई शाखाएं हैं, पर उनकी बारीकी में मैं पाठकों को ले चलना नहीं चाहता। फिर आप पूछोगे कि जिसके पास तीनों नहीं, फिर वह किस क्लास में है? ये क्वेश्चन है। अगर उनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, कलाई घड़ी, फाउंटेन पेन और आँखों पे चश्मा, तो वो किस क्लास में आएंगे? सभ्य समाज उसे मनुष्य ही नहीं मानेगा, क्लास की कौन कहे। यही कारण है कि शहर के लोग गांव में रहने वाले लोगों की गणना में मनुष्य भी अभी नहीं करते। जिस दिन गांव में भी रिस्ट वॉच लगाकर हरवाए खेत जोतेंगे अथवा चश्मा लगाकर घसियारनी यह देखकर कि कौन घास अच्छी है घास काटने लगेगी, और पटवारी लोग नरकुल की कलम छोड़कर पारकर फाउंटेन पेन से गांव के काश्तकारों और जमींदारों की किस्मत भगवान चित्रगुप्त की भांति रंगना आरंभ कर देंगे, तो उस दिन गांवों में भी सभ्यता की सनसनाती हवा चल पड़ेगी। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर ये चीज़ गांव में भी अगर हो जाए तो क्या जो गांव के रहवासी हैं वो
क्लास में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए और आंखों पे चश्मा होना चाहिए और आपके पास एक फाउंटेन पेन होना चाहिए, तो आप लोग अच्छी क्लास के मतलब उच्चतर जाति के लोग आप माने जाते हो। पर ये अगर गांव में आ जाए तो क्या ये गांव वालों के लिए ही लागू पड़ेगा? तो इसी के बारे में आपको बताया गया है कि ऐनक भारत में कब से आया, कौन कह सकता है? ऋषिक वेद में इसका नाम नहीं है। आरण्यक काल के ऋषि चश्मा लगाकर सोमरस पीते थे या होम करते थे, इसका पता नहीं है। ना स्वामी दयानंद ने इसके विषय में कुछ बताने की दया की है, ना सायणाचार्य ने इस ओर संकेत किया है। पितामह पतंजलि ने महाभाष्य में इसका कुछ पता नहीं दिया है। मैक्स मूलर के लिए यह गोलर के फूल के समान ही रहा। उस समय मान लिया पढ़ना नहीं था, सब श्रुतियाँ थी, परंतु वेदों में जहाँ सुनते थे हवाई जहाज़ के प्रत्येक पुर्जे का नाम और संसार का सारे विज्ञान का भंडार पड़ा है, वहाँ इसका जिक्र नहीं है। यह मैं मान नहीं सकता, शायद इस और किसी का ध्यान ही नहीं गया या आया। कहने का मतलब ये है, जो हमारे बड़े बड़े संत हैं या ऋषि हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐनक की क्या कारण होता है जिसकी वजह से ऐनक आंखों पर लग जाता है, या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसके बारे में बताया नहीं है। ना ही कोई वेद पुराण में बताया गया कि चश्मा लगने का क्या कारण है। बाकी हर चीज़ के बारे में वेद पुराण सब में बताया गया, पर हमारे ऐनक के बारे में किसी भी वेद पुराण या कोई बड़ा लेखक कवयित्री ने नहीं बताया है। तो बस उसी की आगे चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने ऐनक नहीं इस्तेमाल किया। अभिप्राय यह है कि इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हाँ, हिंदी के विख्यात कवि बिहारी लाल ने जिसे मिश्र बंधुओं ने काइयाँ की उपाधि से विभूति किया गया है, इस शब्द का प्रयोग एक दोहे में किया गया है। जैसे कि आप लोगों के सामने दोहा दिया है, दिए लोभ चश्मा चखन लघु पुनि बड़ो दिखाए। मालूम पड़ता है उस समय भारतवासियों ने चश्मा लगाना आरंभ कर दिया था। दूसरे शब्दों में सभ्यता सूर्य की किरणों का प्रकाश देश में आरंभ हो चुका था। जिस प्रकार सभ्यता के और चिन्ह हैं, उसी प्रकार एक ऐनक भी है। शायद उस संग में ऐनक सबसे महत्वपूर्ण है। मोटर बिना मनुष्य काम चला सकता है, कुछ ना हुआ हो तो पैदल चल सकता है, बड़ी ना हो तो धूप से समय की सूचना मिल सकती है, टाइपराइटर ना हो तो दूसरे से लिखा लिया जाए, परंतु चश्मा नहीं है तो दूसरों की आँखों से आप देख नहीं सकते और दूसरे के देखने में मज़ा भी तो नहीं है। तो यही कहना है, मतलब अगर जैसे ये है, अगर दूसरे के पास अगर समझ के चलो कि टाइपराइटर ना हो तो हम दूसरे से लिखवा सकते हैं, परंतु अगर चश्मा ना हो तो हम कैसे दूसरों की आंखों से आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं, जो दूसरे के देखने में मज़ा है वो आपके देखने में मज़ा नहीं हो सकता। बस वही कवि यह बताना चाहते हैं। ऐनक से कितना लाभ है? क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है कवि ने, ऐनक से कितना लाभ है। तो बहुत बड़ी सूची कहाँ तक गणना किया जाएगा। आँख में कोई धूल झोंकना चाहे तो आपकी ऐनक रक्षा करेगा। दूर की चीज़ देखना हो तो ऐनक दिखा देगा, अर्थात वह आपका दूरदर्शी बना। आँखें उड़ना चाहे तो यह ढाल का काम देगा। आँखें उठना चाहे तो यह उठने ना देगा। ठीक प्रयोग हो तो आँखों को बैठने भी ना देगा। आँख आने वाली हो तो यह आने ना देगा, और यदि आँख जाने वाली हो तो यह रोक देगा। आप कहीं आँख चुराना चाहें तो चश्मे के पर्दे में चुपके से चुरा सकते हैं। आँख बचाना चाहें तो कोई भांप नहीं सकेगा। सादे चश्मे में कभी कभी लोगों की कठिनाइयाँ
पड़ती हैं थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपकी आंख में कोई धूल झोंकना चाहे तो आपको चश्मा बचा सकता है। जैसे कि आपको अगर दूर की चीज़ देखनी है तो वो आपके लिए अच्छा साबित होता है। अगर आपको आंखें उड़ाना चाहे तो यह ढाल का काम कर सकता है। तो बस इसी के बारे में बताया कि चश्मे की कुछ गुण बताए गए हैं कि मतलब किस काम में हमारे चश्मे आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। मानव समाज को ऐनक कितना प्रिय है, शायद इस विषय पर लोगों ने गौर नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐनक लगाने वालों का मजाक उड़ाते हैं। आप अपनी नाक पर मक्खी भले ही ना बैठने दें, परंतु ऐनक किस शान से आपकी नाक पर जमकर बैठ जाती है, जैसे घोड़े पर सवार अथवा बैल के कंधे पर जुआं। लोग अपनी स्त्रियां छोड़ सकते हैं, आखिर संसार में तलाक होता है, पर अपना चश्मा किसी को छोड़ते नहीं सुना होगा। यह जिसकी आंख में लगा जीवन भर लगा, उठते बैठते, लिखते पढ़ते, सोते जागते यह ऐनक चिर संगनी बन जाता है। मैं ठीक नहीं कह सकता, परंतु मैंने सुना है जिन्हें चश्मा लगाने का अभ्यास पड़ गया है वह जब बिना चश्मे के सो जाते हैं तो उन्हें सपना भी साफ नहीं दिखाई देता है। आखिर कैसे दिखाई दे? कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्त्रियों को छोड़ दें तो उसके लिए तलाक बना है, पर अगर हमको चश्मा छोड़ने के लिए कहा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसी के बारे में कवि ने बताया है। आगे देखते हैं। कभी कभी ऐनक बड़ी सहायता दे जाता है। एक बार एक बाबू साहब थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे, पर अंग्रेजी नहीं जानते थे। रेल से जा रहे थे, बगल में एक देहाती बैठा था जो कचहरी के काम से कहीं दूर जा रहा था। उसने अपने बस्ते में से एक कागज़ जो किसी जज का फैसला था निकालकर बाबू साहब को दिया और कहा, इसमें क्या लिखा है ज़रा पढ़ दीजिए। मैं देख रहा था कि बाबू साहब ने नीचे का भाग ऊपर करके उलट लिया और 1 मिनट के बाद जेब में हाथ इधर उधर डालकर कहने लगे, चश्मा घर भूल गया हूँ, पढ़ नहीं सकता। मुझे हंसी आ गई। अगर चश्मा हो तो या होता तो बाबू साहब की शान कैसे रह जाती। यदि आप अध्यापक हैं, पढ़ते पढ़ाते कुछ भूल गए या किसी छात्र ने कुछ पूछ लिया जो आपको तुरंत नहीं आता है, तो झट चश्मा उतार कर उसे पूछने लग गए और इसी बीच आप उत्तर सोच सकते हैं या कोई बहाना निकाल सकते हैं। आपकी कमजोरी कोई भांप नहीं सकता। व्याख्याताओं के तो बड़े ही काम की यह चीज़ है। कहाँ कुछ भूले, जरा चश्मा उतारा, जेब में से रुमाल निकाला, श्रोताओं की ओर मुख निगाहें फेरी, चश्मा लगाया और फिर भाषण किया। कहने का मतलब ये है, चश्मा एक कारण भी है। अगर आप बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है तो जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो चश्मा पहनते हैं, उनके लिए एक अच्छा तरीका है कि उनको एक बेनिफिट का काम करेगा। बाई चांस आपसे किसी बच्चे ने पूछ लिया क्वेश्चन का आंसर, तो आपको उस टाइम याद ना रहे, समझ के चलो 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद आपको याद आ जाता है, तो आप चश्मा निकाल कर उसको साफ कर आप तब तक सोच सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ये टीचर्स के लिए, उनके लिए बेटर है जो चश्मा लगाते हैं, क्योंकि इसमें चश्मे के बारे में कुछ गुण बताए गए हैं जो कि जो चश्मा लगाता है उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आगे देखते हैं। इस सब कारणों से आजकल यह बहुत ही उपयोगी वस्तु हो गई है। आश्चर्य तो यह है कि अभी तक सारा भारत चश्मेबाज क्यों नहीं हो गया। ऐनक से एक और लाभ है, हमारे पास कोई ऐसा वस्त्र पहरावा नहीं है जो राष्ट्र के लिए एक ही हो। कोई कोट पहनता है, कोई अचकन, कोई चपकन, कोई धोती, कोई लंगोटी, कोई सूट तो कोई कुछ। पगड़ियों और टोपियों में भी भेद है। गांधी टोपी भी सब लोग नहीं पहनते। कोई
ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे सब लोग अपना लें। ऐनक ही ऐसी चीज़ मालूम होती है, इससे अमीर, गरीब, मजदूर, मालिक, स्त्री, पुरुष, हिंदू मुस्लिम या मुसलमान, बौद्ध, जैन सब लगा सकते हैं। पुरुषों में बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री शौक से लगा सकते हैं। स्त्रियों में मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा और सभी के मुख पर खिल सकता है। सिया, सुनी, बहामी बिना झगड़ के पहन सकते हैं। मंदिर और मस्जिद, गिरजा और आर्य समाज कहीं चश्मे की रोक नहीं है। स्वराजी और लिबरल, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ब्रजभाषा और खड़ी बोली वाले, छायावादी और जुड़वादी, किसी की बर्बादी इसमें नहीं है। भगवान वह दिन शीघ्र दिखाए जब सारा भारत चश्मामय हो जाए। जब देखिए कितनी जल्दी राष्ट्रीय एकता के भाव फैलते हैं, जब सब एक दूसरे को शीशे की आंखें से देखने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमको बताया गया है इस पाठ के बारे में, सारे के सारे अच्छे गुण बताए गए हैं, पर एक गुण इसका ये होता है कि चश्मा लगाने से, चश्मा जितना आप लगा के रखोगे उतना ही आपके आँखों पर चश्मा बैठ जाता है, फिर निकलने का नाम नहीं लेता है। पर हाँ, जितना हो सके कोशिश कीजिए, डॉक्टरों से सहायता लीजिए, आँखों के हॉस्पिटल जाइए, वो आपकी इस चीज़ में सहायता करेंगे। और इस पार्ट को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे पढ़ाने का काम फिनिश हो जाता है। अब बारी आएगी पार्ट 2 के अंदर, जो कि हम इसका स्वाध्याय सारा कराएंगे। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो शब्दार्थ, टिप्पणी और भाषा सज्जता दिया है वो अपनी नोटबुक में लिख लें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके स्वाध्याय की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि जो क्लास 5th वाले बच्चे हैं या और भी क्लास वाले बच्चे हैं इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और इस वीडियो को देखें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।